जय हिंद दोस्तों। देखिए, इन वीडियोस में हम जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी आज जो है ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि 20 से 22 मिनट का है, 22 मिनट कुछ सेकंड का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा। और इसमें हम जो है क्वेश्चन जो हमारे होने वाले हैं वो होने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज हम एक एक सब्जेक्ट करके सभी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पीवाईक्यू में। अब उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यूपीएसआई हुआ, असिस्टेंट ऑपरेटर हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, इस तरह से कई सारे एग्ज़ाम, जेल वार्डन हुआ, स्टाफ शॉपकीपर, और इस टाइप से जितने भी ड्राइवर वगैरह सभी के जो है प्रश्नों को इसमें लिया गया और ये सब्जेक्ट वाइज लिया गया है। और हमारा जो सब्जेक्ट है ये है बायोलॉजी। यानी कि आपने भी देखा होगा कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक, और आगे भी जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। तो पीवाईक्यू हमें लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बिगर पीक्यू लगाए, जो पीवाईक्यू होते हैं इन्हें लगाए हुए हम किसी भी एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स का पैटर्न नहीं चल पाता कि एग्ज़ाम्स में पूछा क्या जाता है और किस तरह से, मतलब कि क्या पूछा जाता है। अगर कोई प्रश्न पूछ लिया है तो आगे उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, तो ये सभी जो क्लियर करते हैं वो हमें पीवाईक्यूज़ करते हैं। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए पीवाईक्यू लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्योंकि हमने भी जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, हमने भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, तो उसमें जो है ना उसका सबसे अधिक रोल जो होता है वो पीवाईक्यू का होता है। क्योंकि पीवाईक्यू पे जितना ज़्यादा हमारी पकड़ मजबूत होगी उतना अच्छा स्कोर हम एग्ज़ाम्स में कर पाएंगे। तो इसलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो है पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम ये पीवाईक्यू लेकर आए हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम्स में स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सामान्य मानव रक्तचाप को कैसे अंकित किया जाता है। तो जो सामान्य जो मानव होता है उसका जो ब्लड प्रेशर है उसे कैसे अंकित किया जाता है, तो उसे अंकित किया जाता है, यानी कि इसमें लिख रखा है कि जहाँ एसपी सिस्टोलिक दबाव है और डीपी डायलोस डायस्टोलिक दबाव होता है। ठीक है ना, ये हो गया। तो इसमें जो मानव के रक्तचाप को जो मेज़र किया जाता है वो एसपी में भी किया जाता है और डीपी में भी किया जाता है। इसमें एसपी और डीपी का मतलब ये होता है कि जो डीपी हो, जो जो मतलब कि डीपी होता है वो क्या होता है, वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, और जो एसपी होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी कि एसपी का मतलब सिस्टोलिक प्रेशर और डीपी का मतलब होता है जो है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है ना। तो इस तरह से एसपी और डीपी क्या होता है, जो डीपी होता है वो होता है 80 और जो एसपी होता है वो होता है 120। यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 होना चाहिए और जो जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 होना चाहिए। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर वो 80 से 120 होना चाहिए, यानी कि हाई 120 होना चाहिए और जो मिनिमम होता है वो 80 होना चाहिए। अगर इस तरह से ये ब्लड प्रेशर है तो ये एक नॉर्मल जो सामान्य मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य, उसका ये ब्लड प्रेशर है। अगर इससे ज़्यादा 120 से ऊपर हो जाता है या 80 से कम हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य का जो है ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने से क्या होता है कि उसके जो है उसे समस्या होने लगती है। यानी कि जब उसका समस्या होती है तभी ये ऊपर नीचे होता है। तो अगर 120 से ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है,
जिसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अगर 80 से कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में कुछ कमियां होने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। तो इस तरह से अब इसका जो होता है काम क्या होता है, वो होता है कि जब हृदय यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो सिकुड़ता है तो धमनियों पर पड़ने वाला दबाव को सिस्टोलिक प्रेशर, तथा जब हृदय शिथिल होता है तो धमनियों पर जो पड़ने वाले दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो इस तरह से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिमेंशिया यानी कि जो मनोभ्रम का सबसे आम प्रकार है। तो इसमें ऑप्शन है रंगहीनता, हेपेटाइटिस ए, अल्जाइमर रोग या फिर कैंडिडियासिस जो होता है। तो देखिए ये 7 फरवरी 2024 को असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें वैसे ये तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें एको एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा गया। हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो कि मतलब कि अपने पास से बनाया गया हो या एक्सपेक्टेड हो। यानी कि ये सभी PYQ में पूछे गए प्रश्न हैं जितने भी आए हुए हैं। तो इसलिए इन पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल साबित होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो इसका जो आंसर है वो है अल्जाइमर रोग। तो जो डिमेंशिया का जो सबसे आम प्रकार है वो होता है अल्जाइमर रोग, यानी कि अल्जाइमर रोग इसका आंसर हो गया राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो डिमेंशिया किसी व्यक्ति के मानसिक कार्य की स्थिति का वर्णन करता है, न कि कोई विशिष्ट बीमारी। यह एक अम्ब्रेला श्रेणी है जो मानसिक गिरावट का वर्णन करती है, जो एक मानसिक गिरावट का वर्णन करती है। ये कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है, यह एक अम्ब्रेला श्रेणी है, ठीक है ना, जो क्या करती है, मानसिक गिरावट का वर्णन करती है। इसका सबसे आम कारण अल्जाइमर रोग है। तो जैसे कि हमने देखा, इसका जो सबसे आम प्रकार है वो अल्जाइमर रोग है। अब जो डिमेंशिया के जो अन्य कारण हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए वो होते हैं जैसे संवहनी मनोभ्रम, मिश्रित मनोभ्रम, पार्किंसन रोग, इसके जो है ना कारण होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह से इसके डिस्क्रिप्शन डिस्कस करने से हमें क्या लाभ होगा कि जैसे कि सेम टू सेम प्रश्न नहीं आ पाता है, तो क्या होता है कि उससे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड नया क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो उस टॉपिक के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए चलना पड़ेगा, जिससे कि अगर आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसे आसानी से सही कर पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध शर्करा को किस रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर माल्टेज। तो जो दूध की जो शर्करा है उसे हम लैक्टोज में संदर्भित करते हैं, यानी कि दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे हम बोलते हैं लैक्टोज। और जो माल्टोज होता है, माल्टोज को हम किस में जानते हैं, जो माल्टोज को अन्य शर्करा के रूप में जानते हैं। जो अन्न में शर्करा पाई जाती है वो होती है माल्टोज, ठीक है ना। अब माल्टेज क्या होता है, माल्टेज एक एंजाइम है जो माल्टोज के विघटन में काम आता है। अब माल्टेज क्या होता है, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, माल्टोज को ये तोड़ता है, ये तोड़ने का काम करता है माल्टोज को। और जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को सामान्य शर्करा या चीनी कहा जाता है। यानी कि जो अब इसे हम समझते हैं कि जो लैक्टोज होता है वो दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे लैक्टोज बोलते हैं,
और जो माल्टेज क्या होता है, माल्टेज जो अन्न में शर्करा पाई जाती है, जो मिठास होती है अन्न में, तो उसे हम बोलते हैं माल्टेज। और माल्टेज उसे हमने बोल दिया। और एक होता है, मतलब उसे माल्टेज हो गया। अब हो गया, एक हो गया माल्टेज, एक एंजाइम है। तो इसमें जो हो गया वो माल्टोज हो गया। ये सॉरी, यहाँ पर जो है ना, जो अन्न में शर्करा पाई जाती है उसे हम माल्टोज बोलते हैं। और जो माल्टेज होता है वो एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, माल्टोज के विघटन में काम आता है। तो यहाँ पर माल्टेज की जगह माल्टोज आएगा। और जो सुक्रोज होता है वो सामान्य जो शर्करा जो चीनी होती है, या जो उसमें सुक्रोज पाया है। और जो गन्ना होता है ना, उसमें भी क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है वो माना जाता है दांतों का इनेमल। यानी कि दांत में जो इनेमल होता है उसे क्या होता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है ना। अब इसमें दे रखा है कि कोहनी का जोड़, तो ये भी नहीं माना जाता। घुटना फलक ये भी नहीं माना जाता। पैर के अंगूठे के नाखून ये भी नहीं माना जाता है। अब पढ़ते हैं, देखते हैं इसके जो है डिस्क्रिप्शन को। तो इसमें है कि दांतों का इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है ना। यह मुख्य रूप से खनिजों और उत्तकों से मिलकर बना होता है। इनेमल में खनिजों की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो इसे सबसे कठोर पदार्थ बनाती है। अब इनेमल जो कठोर होने का जो कारण है इसका, वो क्या कारण है कि इसमें खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ बन जाता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन है मेडिकागो सेटिवा, विग्ना रेडिएटा, या फिर विग्ना मुंगो, या फिर मेनीहोर्ट यूटिलिसिमा, जो होता है यूटिलिसिमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विग्ना रेडिएटा। तो जो हरे चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो है विग्ना रेडिएटा। अब जो हरे चने का वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा हो गया, और इसके साथ ये क्या, यह लेग्यूमिनेसी परिवार और विग्ना वंश से संबंधित है। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। चने का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम है। चना एक दलहनी फसल है। तो इस तरह से इसे हम देख लेते हैं कि चना एक दलहनी फसल है और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि चने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। सबसे अधिक नहीं होती लेकिन ज़्यादा होती है। और जो चने का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो सीसर एरिटेनिनम होता है। जो सीसर एरिएटिनम होता है वो इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए डिस्कस करने डिस्क्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम क्वेश्चन लगा के आंसर लगा के आगे बढ़ तो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो पाता। काफ़ी बार बहुत कम चांस होते हैं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो। तो उससे थोड़ा ना थोड़ा बहुत या तो एमसीक्यूज चेंज होंगे, तो इस तरह से वैसे रिपीट काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन इस तरह से डिस्क्रिप्शन पढ़ने से हमारा जो है ना हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जिससे कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही हो पाते हैं हमारे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो विटामिन सी की कमी से रोग होता है वो होता है स्कर्वी, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो इस तरह से वो क्वेश्चन आया हुआ था। अब फिर ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये 31 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है ना। और ये क्लास भी जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल चलाई जा रही है, जिससे कि जीके, क्योंकि यूपी पुलिस में जीके जीएस में स्टूडेंट को ज़्यादा समस्या आती है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी
स्टूडेंट जो है बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उन्हें जीके जीएस में सबसे अधिक समस्या आती है और उनका स्कोर जो है जीके जीएस में ही सबसे कम रहता है। तो इसलिए ये पीवाईक्यू की जो है क्लासेस लाई गई हैं वीडियो, जिससे कि जीके जीएस में स्कोर कम ना रहे बल्कि स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आए। चलिए, अब जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो गया। अब इसमें स्कर्वी में क्या होता है कि जो मसूड़ें होती हैं, तो मसूड़ों से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं वो स्कर्वी रोग कहलाती है। अब इसके अलावा विटामिन सी की कमी से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है कि विटामिन सी की कमी से ये कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा कोशिका का पावर हाउस। ठीक है ना। अब इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोशिका में जो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं राइबोसोम को, यानी कि राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिस्कस करते चलेंगे जो हमारे एमसीक्यूज होंगे उससे रिलेटेड। देखिए, इसमें ये पूछ लिया कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब किसी एग्जाम्स में जो है ये पूछ लेता है कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो इस तरह से तो वो होता है राइबोसोम। ठीक है ना। पावर हाउस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया राइबोसोम। अब देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और इनका मुख्य कार्य एटीपी का उत्पादन करना है। और इसी के साथ क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से कोशिकाओं के लिए एटीपी उत्पन्न करते हैं। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। जो ब्लड ग्रुप होता है वो हर किसी का विशिष्ट यानी कि अलग होता है, अपना विशिष्ट होता है, मतलब अलग होता है। तो इस तरह से तो ये जो दिया था लैंड स्टीनर ने बताया था कि हर किसी एक मतलब कि हर किसी का जो है एक विशिष्ट रक्त ग्रुप होता है, यानी ब्लड ग्रुप होता है अलग। और जो हमारे लैंड स्टीनर ने बता दिया, और जो ब्लड ग्रुप होते हैं देखिए वो 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है ना। अब इस तरह से जो है ना ये चार ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इसी के साथ क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप की जो खोज जो की थी लैंड स्टीनर ने, तो इस खोज के लिए इन्हें क्या किया गया था कि 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1930 में। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रक्त जो ब्लड ग्रुप जो होता है इसके खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था और किसे दिया गया था। तो किसे दिया गया था, लैंड स्टीनर को दिया गया था 1930 में दिया गया था, और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया था। तो इस तरह से इनकी कैटेगरी भी पूछी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, श्रेय इन्हें दिया जाता है। यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये हमें बताना है। तो ये खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब ये भी देखिए, यूपी पुलिस 2024 का इससे पहले जो परीक्षा हुई थी 2024 में, तो उसी का क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको इसी तरह के प्रश्न तैयार करके जाना है, जिससे कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये कौन थे, ये एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की। इन्होंने खोज कब की, 1928 में।
ठीक है ना। उन्होंने देखा कि उनके बैक्टीरिया कल्चर प्लेट पर एक मोल्ट ने बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दिया है। इस मोल्ट की पहचान करने पर पता चलता है कि यह प्लेटिनम नोटेटम था और इसे पेनिसिलिन कहा गया। पेनिसिलिन को बाद में एंटीबायोटिक के रूप में विकसित किया गया, जो कि आज के दौर में चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि वो बन चुका है। एक एंटीबायोटिक इस समय सबसे अधिक चल रही है। अब एंटीबायोटिक के रूप में विकसित किया गया, जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया है। यानी कि एंटीबायोटिक जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया। अब एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, तो इसे भी समझ लेते हैं हम। तो जो एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि यानी कि एक दवा जो कि कई रोगों में काम आती है, यानी कि जैसे नज़ला, खांसी, दर्द, इस तरह से। तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है कई रोगों में काम आने वाली दवा। ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें जो कोशिका में जो राइबोसोम का काम होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका में जो ये दिख रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम का मुख्य कार्य। और राइबोसोम क्या होता है कि अमीनो एसिड को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जो बाद में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के लिए आवश्यक भिन्न प्रोटीनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं आगे। यह है कि डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। तो डीएनए की जो संरचना खोजी गई थी वो खोजी गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मतलब कि फेमस है कि ये रेलवे में भी जो है पूछा गया कई बार, और ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया, और इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए यूपी पुलिस के अदर एग्ज़ाम उनमें भी ये पूछा गया। तो ये प्रश्न जो बार बार आता रहता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये कई एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। मैंने देखा है कि ये रेलवे में पूछा गया और इसमें भी पूछा गया। ये देख सकते हैं 24 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि डीएनए की संरचना की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई थी। उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, जो बताता है कि डीएनए दो स्ट्रैंड्स यानी धागों से बना होता है, जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। तो डीएनए की ये संरचना है और इसकी खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो अंगूर की खेती है इसे हम जानते हैं विटिकल्चर, और बाकी ये जो है हॉर्टिकल्चर किसे जानते हैं, तो जो बाजार में जो साग सब्जी के जो उगाते हैं उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और जो ठीक है ना, तो इस तरह से ये हो गया ये हॉर्टिकल्चर। जो बागवानी जो मतलब फसलें उगाते हैं तो उनके बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, और जो अंगूर की खेती होती है उसे बोलते हैं विटिकल्चर, और सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम के कीटों की खेती को, क्या बोलते हैं हम, सेरीकल्चर। ठीक है ना। और जो फूलों की खेती होती है उसे बोलते हैं हम फ्लोरिकल्चर। तो इस तरह से ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट है कि व्यवसाय के उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चंस में अभी हमने डिस्कस किया और ये अगले क्वेश्चंस में आ गया। तो इस तरह के प्रश्न ज़रूर आते हैं एग्जाम्स में, तो इन्हें हमें सबको देखना है। ठीक है ना। विटिकल्चर अंगूर से संबंधित, और हॉर्टिकल्चर हो गया
हमारा बागवानी जो सब्जियां फूल फल होते हैं उनसे संबंधित। और जो सेरीकल्चर होता है वो होता है रेशम के कीटों से संबंधित। और जो पीसीकल्चर होता है वो होता है मछली पालन से संबंधित। यानी कि सेरीकल्चर रेशम के कीटों से संबंधित होता है, रेशम के कीटों के पालन से। और जो पीसीकल्चर होता है वो होता है मछली पालन से संबंधित। और विटीकल्चर हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, अंगूर की कृषि से संबंधित होता है। तो इन्हें याद रखना कि सेरीकल्चर रेशम के कीटों के पालन से संबंधित, पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित, विटीकल्चर अंगूर से संबंधित, और हॉर्टिकल्चर जो है सब्जियां फूल और फल उगाने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SARS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है। तो इसमें ऑप्शन है आंत्रज्वार, हैजा, रेबीज या फिर उपदंश, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है वो है उपदंश। यानी कि सिफिलिस या उपदंश एक यौन संचारित संक्रमण है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया ट्रेपोनिया जो पेलिडम होता है उसके कारण होता है। यह प्राय यौन संपर्क से संचारित होता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रवाल जो कोरल होता है, प्रवाल पूर्वक और जो होता है और खालिस्तान के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। तो इसका जो आंसर है वो है जोक्सानथेला। जोक्सानथेला क्या होता है कि जो प्रवाल और प्रवाल पूर्वक होते हैं और जोक्सानथेला जो होता है के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है, ठीक है ना। अब इसका जो है डिस्क्रिप्शन को इतना हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें है कि प्रवाल मुख्य रूप से कम गहराई वाले क्षेत्र में स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल में पाए जाते हैं। यानी प्रवाल मुख्य रूप से कम गहराई वाले क्षेत्र में स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल में पाए जाते हैं। अब ये कम गहराई में क्यों पाए जाते हैं, इसका जो कारण होता है वो होता है कि इन्हें जो है प्रवाल जो होते हैं इन्हें जीवन के लिए, इनके जीवित रहने के लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर ये ज़्यादा गहराई में होंगे तो ज़्यादा गहराई में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये मर जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि कम गहराई में होते हैं, यानी कि ये उस गहराई में पाए जाएंगे जहाँ तक क्या सूर्य का प्रकाश जाता हो। तो इन्हें जो है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिसके कारण ये कम गहराई में नहीं पाए जाते। अगर कम गहराई में इन्हें ले जाया जाए तो ये क्या होता है, ये मर जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये कम गहराई में पाए जाते हैं और स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल में पाए जाते हैं, क्योंकि जो गादला जल होगा उसमें प्रकाश नहीं जा पाएगा तो ये मर जाएंगे। तो इसलिए इन्हें स्वच्छ जल की आवश्यकता है जिससे प्रकाश सीधे जो है ना इन तक पहुँच पाए, ठीक है ना। प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना को प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना को हम प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम्स में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ पर ये पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया के ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है ना। इसकी लंबाई वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 2400-2500 किलोमीटर वो मतलब वो होती है इसकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से
ज्वाइन फ्लू मतलब स्वाइन फ्लू होता है। तो इसका जो विषाणु है जिससे स्वाइन फ्लू होता है वो होता है H1N1 विषाणु। तो H1N1 विषाणु से क्या होता है कि स्वाइन फ्लू होता है। और जो स्वाइन फ्लू क्या होता है, यह जो वायरस है स्वाइन फ्लू, ये किस में होता है, ये सुअरों की जो है श्वास नली को संक्रमित करता है। अब यहाँ पर स्वाइन फ्लू इसे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि स्वाइन का मतलब होता है, जो स्वाइन का मतलब होता है सुअर, तो इसलिए इसे स्वाइन फ्लू नाम दिया गया, क्योंकि ये जो सुअर होते हैं उनकी जो श्वास नली होती है श्वसन तंत्र को संक्रमित करते हैं, यानी कि सुअरों की श्वास नली श्वसन तंत्र को ये संक्रमित करते हैं, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू कहा जाता है। और ये इसमें जो विषाणु होता है वो H1 और N1 होता है। तथा बाद में यह वायरस क्या होता है कि जब उस सुअरों में पहुंच जाता है तो उसके बाद ये वायरस मनुष्य में संचारित हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप नाक बहना, खांसी, भूख में कमी और व्यवहार में बेचैनी होती है। स्वाइन फ्लू की पहचान सन 2001 में की गई थी। तो स्वाइन फ्लू की जो पहचान है वो कब की गई थी, 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। तो जो पादप निकाय होता है उसका जो पौधों का जो खाद्य कारखाना होता है, खाद्य कारखाना, वो कहते हैं पत्ती को। अब पत्ती को क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन बनाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, खाद्य कारखाना कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है पत्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का मतलब होता है रक्ताल्पता, यानी कि उसमें, ठीक है ना, एनीमिया हो गया। और ये जो होता है ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है आयरन की कमी के कारण। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, और ये यूपीएसआई जो है 2021 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, 13 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन है वो एसआई के पूछे गए क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पूछे गए क्वेश्चन, असिस्टेंट ऑपरेटर के पूछे गए क्वेश्चन, और जेल वार्डन के पूछे गए क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन ही हैं, सभी के सभी PYQ लिए गए, इसमें किसी भी एग्ज़ाम को छोड़ा नहीं गया है। तो इसका जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं कि स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आयरन आवश्यक होता है, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, और जिसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो सकता है। एनीमिया रोग के कारण से शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। इस रोग के लक्षण में थकान, त्वचा का पीला होना, सांस फूलना, सर घूमना, चक्कर आना और दिल की धड़कन तेज होना शामिल हो सकते हैं। भारत में 80% से अधिक, देखिए इसका प्रभाव क्या है कि भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं, यानी कि जो भारत में इसकी संख्या वो 80% से अधिक गर्भवती जो महिलाएं होती हैं वो एनीमिया से पीड़ित होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन खालिस्तान प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। तो लाइकेन जो उदाहरण है वो है सहोपकारिता। म्यूचुअलिज्म जो होता है, सहोपकारिता जो होता है वो क्या होता है कि लाइकेन जो सहोपकारिता प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। चलिए आज के क्वेश्चनों को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे को क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो चलिए वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कि हाँ भाई आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, आपको कुछ मतलब कि कोई मतलब इसमें परिवर्तन की आवश्यकता तो नहीं।
ठीक है ना। अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।